स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 की भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जो है वायु। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं? ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक देता है। जो अर्थ से जो ऊष्मा मतलब जो गर्मी उत्पन्न होता है उसको रोक देता है फैलकर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के चारों ओर। ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभाव पैदा करता है, रोकर क्या करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे धरती से चली गई मतलब नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, जिसके प्रभाव से क्या होगा? धरती बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इस पर मतलब धरती पर रहना असंभव हो जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रही तो। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, मतलब इसका जो जो एक्चुअल जो है इसका स्तर इससे का बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी के तापमान बढ़ता है। तब इसकी क्या जो गर्मी के कारण इसका तापमान भी पृथ्वी का बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? भूमंडलीय ताप कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश, जो ठंडे प्रदेश हैं, उनमें जमी हुई बर्फ पिघलती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होता है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि मतलब कम समय में मतलब बहुत सारे समय में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं। बहुत समय रहने पर इसका क्या कारण होगा? इसमें जलवायु में परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं। तो आइए चलिए यही हम लोग इस चैप्टर में वायु के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पृथ्वी हमारी जो हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जो पृथ्वी हमारा है वो वायु की घनी चादर से घिरी हुई है हमारे चारों तरफ, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। अगर हमारे पृथ्वी से वायु को हटा दिया जाए तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा इस पृथ्वी पर। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन सा? वायुमंडल जो है हमें क्या करता है? सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है वायुमंडल। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। जो सूर्य की गर्मी है, अगर वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से हटा दिया जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे? सूर्य की गर्मी से जल कर मर सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, और रात में के समय में हम लोग जम सकते हैं ठंडी के कारण। यह वायु राशि है जिसके पृथ्वी के तापमान को रहने का योग बनाता है। जो वायुमंडल है वो क्या करता है? पृथ्वी के तापमान को रहने योग बनाता है। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं वायुमंडल का संगठन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। उसमें बहुत सारे गैस मिले होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। जो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलने के बाद क्या हुआ? वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना हुआ है। आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाई जाएगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए चार्ट दिखा रहा है। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और 0.93% है आर्गन है। और अन्य जो है और कई भी गैसें हैं वो है 0.04%। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जो छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं जो धूल के वो हवा में मौजूद होते हैं। वे वृत्ता रेखा दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत में दिखाया गया, जो अभी हम आप लोग देखें। आगे चलिए, नाइट्रोजन गैस में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन वायु में। ठीक है, जो नाइट्रोजन है सबसे अधिक पाया जाता है। क्या कितना परसेंट है? 78% पाया जाता है हमारा वायुमंडल में। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जो नाइट्रोजन है उसको हम सांस लेने के दौरान उसको भी अपने फेफड़े में ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अपने जीवन के लिए, पौधों के लिए। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। क्या करते हो? जो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते पेड़ पौधे। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु
वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप जो इसका जो रूप है वो बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली है वो नाइट्रोजन के बाद वो है ऑक्सीजन। ठीक है, मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जो वायुमंडल है इससे क्या हम लोग प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन से हम लोग जीवित रहते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, जिस कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। मतलब जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है हमेशा बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलित बिगड़ जाता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले को ही काट देते हैं तो क्या होगा, जो संतुलन है, जो ऑक्सीजन का संतुलन है वह हमारे वायुमंडल से बिगड़ जाएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भोजन किसके रूप में आता है, पेड़ पौधे के रूप में आता है, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस कर देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जो मनुष्य और पशु जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। जो पादप के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ही छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब उसके रूप में ही छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम लोग छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधों की भोजन के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं जो ऑक्सीजन वो हमारे लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, संतुलन बनी रहती है दोनों के, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ हो जाता है। सारा गड़बड़ कब हो जाएगा, जब कोयला तथा खनिज तेल ईंधनों के जलने से ये गड़बड़ हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। क्या जो हम लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, मतलब इसको बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा वायु को प्रभावित करता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। तो आइए कुछ जान लेते हैं कि जब वायु गर्म होती है, ठीक है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर वायु ऊपर उठती है। क्या होता है, जब वायु गर्म होती है तो क्या होता है, ये फैल जाती है और हल्की होने के कारण क्या ऊपर जाने लगती है। ठंडी वायु संघन और भारी होता है। जो ठंडी वायु होती है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडा होने के कारण क्या होता है, नीचे रह जाता है। ठीक है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। अब क्या होता है, जो गर्म वायु ऊपर उठता है तो उससे जो खाली स्थान बनता है उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं, ठीक है, उस जगह को अपना लेती है, मतलब उस जगह आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार क्या होता है, वायु चक्र चलता है। आगे देखेंगे, अगला है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है। ठीक है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जहाँ हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में जो टूटा हुआ भागों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की सतह है ना, वहाँ से प्रारंभ होती है। यह है क्षोभ मंडल पहला है, सताप मंडल दूसरा, मध्य मंडल तीसरा, ब्राह्मंडल और वायुमंडल एवं बरही मंडल है। ठीक है, तो पहले हम एक करके जानेंगे सभी के बारे में। पहला है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। हम लोग इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है इसी में रहता है, हम लोग सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहासा एवं सोलावर्षण इसी परत में के अंदर होती है। जो क्षोभ मंडल है इसी में क्या होगा, वर्षा होगा, जितने भी सारे मौसम होंगी यही क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, अगला है सताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग सताप मंडल कहलाता है। जो क्षोभ मंडल है ना उसकी ऊपरी जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे, समताप मंडल कहेंगे। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुई है। जो ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है सताप मंडल।
यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ये इसमें क्या होता है, बादल जितने भी होती हैं इसमें नहीं होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है। मतलब इसमें क्या होता है, समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाने की आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें ओजोन गैस की परत होती है। अब समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन गैस की परतें होती हैं। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। और जो ओजोन गैस है वो क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैस है उनसे हमारी रक्षा करती हैं। अगला है मध्य मंडल। ठीक है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। जो मध्य मंडल है यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यह क्या है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और जो भी उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आती है तो इस मंडल में, मध्य मंडल में आते ही क्या उसमें आग पकड़ लेती है। ठीक है। अगला है व्राह वायुमंडल। ठीक है। व्राह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ती है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जो आयन मंडल है इस परत का एक भाग है। ये जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है। 80 से कितना, 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है आयन मंडल। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। इसका उपयोग किस में होता है, रेडियो संचार के लिए होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो एक बार हम लोग चित्र देख लेते हैं वायुमंडल की परतें का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है। सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक है। जिसमें हम लोग जिसमें सारा जो मौसम चेंज होता है इसमें होता है। ठीक है। अगला है समताप मंडल। ठीक है। इसमें क्या होता है, हवाई जहाज़ उड़ाने की जितने भी वो यान हैं उसको उड़ाने के लिए एक काम में आती है। तीसरा है मध्य मंडल। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। जिसमें क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी की तरफ जो आने वाली उल्का पिंड है इसमें इस क्षेत्र में आते ही, मध्य मंडल में आते ही उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है। अगला है ब्रह्मंडल। ठीक है। और सबसे अंतिम है ब्रह्मंडल। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है ब्रह्मंडल, इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मंडल की सबसे ऊपरी परत पर ब्रह्मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या है, ब्रह्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को ब्रह्मंडल को के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सबसे ऊपरी परत को ब्रह्मंडल कहेंगे। ठीक है। वह यह वायु की पतली परत होती है। ये क्या होता है, वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। क्या होता है, जो सबसे हल्की गैस जो है हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में चली जाती हैं। ठीक है। आगे चलिए चलते हैं मौसम एवं जलवायु की तरफ। तो इसमें है क्या आज वर्षा होगी। ठीक है। आपको क्या लगता है आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। ठीक है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रित बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। ठीक है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। क्या मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आदर्श एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। जो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना, किसी को भी चिड़चिड़ा मतलब बहुत गुस्सा दिला दे सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। बहुत ज़्यादा हवा, ठंडी ठंडी हवा पर तो बहुत हमें आनंद आता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। ठीक है। ठंडी हवाओं में मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। मौसम जो है नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में लंबे समय से किसी स्थान का मौसम, औसत मौसम उन स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है। जो लंबे समय से क्या होता है, जो किसी स्थान की जो औसत मौसम है उसकी, उस स्थान की क्या कौन बताएगा, जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्व अनुमान क्यों करते हैं। ठीक है। तो आज आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पे जान लेने योग्य बातें हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग, आप लोग पढ़ लीजिएगा, भाग का केवल एक भाग यानी कि
2 अरबवां ही प्राप्त करता है। मतलब ये कितना लिखा हुआ है, 2 अरब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है तापमान। ठीक है, आप प्रतिदिन जिस ताप का अनुभव करते हैं वायुमंडल का तापमान होता है। जो आप लोग हम लोग जो गर्मी का अनुभव करते हैं वो कौन क्या 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 होता है, वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। ठीक है, वायु में क्या मौजूद वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता को हम लोग क्या कहेंगे, तापमान कहेंगे। ठीक है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जो वायुमंडल का जो तापमान है ये केवल दिन और रात में नहीं बदलता, ये ऋतुओं के अनुसार भी ये बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। जो ठंडी का मौसम है उससे ज़्यादा गर्म क्या होता है, वो गर्म होता है। ऋतु ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का दिन होता है उसमें बहुत ज़्यादा तापमान होता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण की प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। ठीक है, आतपन किसको कहेंगे, जो पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है इसको आतपन कहेंगे। ठीक है, आगे कुछ आतपन के बारे में दिया गया है कि आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढका हुआ है। ठीक है, जब ध्रुव की तरफ जाता है तो उसका तापमान क्या हो जाता है, घटते रहता है। इसीलिए क्या ध्रुव पे जो है ठंडी बहुत ज़्यादा हो या बर्फ बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है। ठीक है, यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। और जो तापमान है, जो पृथ्वी का तापमान वो अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ कोई भी फसल नहीं उग पाएंगी। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गाँव की अपेक्षा मतलब जो गाँव है उसकी अपेक्षा शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। जो दिन के समय क्या होता है, जो एसाफेल्ट से बनी जो सड़कें होती हैं और कंक्रीट से बने जो घर होते हैं वो दिन में गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है और रात के समय क्या करने लगती है, गर्मी छोड़ने लगती है भवन और ऊर्जा। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जो शहर शहर वाला इलाका है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है कि जो नगर के भीड़ वाले इलाके हैं और ऊंचे जो भवन हैं या घर हैं, ठीक है, गर्म वायु को रोक लेते हैं जिसके नगरों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, शहर में जो गर्मी है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुछ जानने योग्य बातें हैं कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। जो डिग्री सेल्सियस किसके मापने का तापमान है, ये तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री है। ठीक है, इसका आविष्कार एडस सेल्सियस ने किया था। जो वैज्ञानिक थे एडस सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जो 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, जल फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक है, पानी। आगे चलिए देखते हैं वायुदाब। ठीक है, अब वायुदाब की तरफ चले तो वायुदाब है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या करती है, बल लगाती है। किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, लेकिन इसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लग रहा होता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। अब इसका हम लोग जो वायुदाब का हम लोग अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारा जो शरीर है इसके ऊपर सभी दिशाओं से बल लगता है, चारों दिशाओं से जो बल लगता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अपना जो हमारे शरीर पर जो बल लगता है उसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा भार लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब हम लोग क्या कहेंगे, वायु दाब कहेंगे। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। क्या हो रहा है ना, जो वायुमंडल के ऊपरी की ओर, मतलब हम अगर ऊपर जाते हैं वायुमंडल में तो इस पर दाब तेजी से गिरने लगती है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। जो समुद्र जल होते हैं, समुद्र स्तर जब होता है तो उसमें वायु दाब बहुत ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है और ऊंचाई पर जाने पर क्या होने लगता है, ये घटने लगता है। वायु दाब को क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। जो ऊपर मौजूद होता है जिसका वितरण होता है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है।
अधिक ताप वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। अब क्या, जो किसी तापमान वाले क्षेत्र है ना, जो जहाँ गर्मी है वहाँ पे क्या होगा, वायु गर्म होकर कहाँ उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जो निम्न दाब है वो बादल युक्त मतलब बादल रहित आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। कम ताप वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। जो कम ताप वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो कम गर्म इलाके होते हैं, उनकी जो क्षेत्रीय वायु है उनकी वहाँ की ठंडी में होगा। ठीक है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। इसका जो होता है, जो ठंडा होता है इलाका, उसमें वायु ठंडी होती है, जिसके कारण ये भारी होती है वायु। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। निमज्जित मतलब जमा होकर क्या बनाएगी, उच्च दाब क्षेत्र बनाएंगी। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ठीक है। उच्च दाब के कारण क्या होगा, स्पष्ट मतलब साफ और स्वच्छ आकाश दिखाई देता है हमें। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, मतलब जाती है। जो सदैव उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर की तरफ से निम्न मतलब कम दाब वाले क्षेत्र में जाएंगे। कुछ यहाँ देखिए, कुछ हम फिर से जान लेते हैं, कुछ इसके जानने के बाद में आगे पढ़ेंगे पवन। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? ठीक है। आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इत एवं वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अगर कहीं वायु नहीं है तो वहाँ दाब भी नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते। ठीक है। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री की रक्तस्राव के होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। एक तो और है जानने योग्य बात, ते तो जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है। पवन किस दिशा से आ रहा है उसी उसका नाम उसी पे आधारित होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी कहेंगे या पछुआ पवन कहेंगे। ठीक है। तो चलिए पवन को स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। अब क्या कहेंगे, जो यहाँ हम लोग देखे थे कि पवन क्या करता है, सदैव उच्च दाब से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि पवन किसी को कहेंगे। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को हम लोग क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जो पवन है उसको काम करते आप देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, आप कैसे देख सकते हैं, जब ये कोई भी चीज़ को अपने साथ उड़ा ले जाती है तो हम इसको देख सकते हैं। तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। जब क्या करता है, जो तूफान आता है तो पेड़ों को कई जगह से तोड़ देती है, मरोड़ देती है, उसे उखाड़ कर गिरा देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। जो आप अगर ये जो पवन है वो धीरे धीरे उड़े तो आप लोग देख सकते हैं कि कभी कभी इसमें धूल या धुएं उड़ रहे हैं साथ साथ। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ होता है जिसमें हम लोग उसके विपरीत दिशा में हम लोग नहीं बढ़ पाते आगे। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा में हम लोग छाता लेकर नहीं चल पाएंगे। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। ठीक है। पवन के मुख्य 3 प्रकार एवं विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब तेज़ पवन किस कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं कि पहला है अस्थायी पवन। ठीक है। पवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अस्थायी पवन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवन अस्थायी रूप पवनें होती हैं। ठीक है। पवनें अस्थायी पवन में किसको कहेंगे, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें होती हैं। ये वर्षा भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। मतलब वर्षा भर, जब तक वर्षा रहता है तब तक ये निश्चित दिशा एक ही दिशा में चलती रहती है। दूसरा है मौसमी पवनें। ठीक है। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। इसमें क्या होता है, जो मौसमी पवनें हैं वो अपने विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग ऋतुओं में अपना दिशा जो है बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जो मानसूनी पवनें हैं वो इंडिया में वो अलग ही हमेशा जो क्या है अपना दिशा बदलता रहता है। अगला है स्थानीय पवनें। ठीक है। तीसरा है नंबर है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ठीक है। ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा के दिन या कोई
स्पेसिफिक दिन में किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, ठीक है। समुद्री समीर जो क्या है, एक विशेष समय में या किसी विशेष वर्ष, ठीक है, में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, ठीक है, इसका उदाहरण है स्थानीय पवन का। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। जो हम लोग के यहाँ झारखंड में बहुत ज़्यादा चलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आगे चलने से पहले देख लेते हैं चक्रवात प्राकृतिक आवेश, ठीक है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों का खतरा बना रहता है। बहुत ज़्यादा चक्रवातों का खतरा कहाँ बना रहता है? ओडिशा में। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, ठीक है। कुछ न्यूज़ दिया गया यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं, ठीक है, क्या है। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, ठीक है। बोल रहा है 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया, ठीक है। और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य चक्रवात, मतलब दूसरा फिर से एक चक्रवात आया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? महा चक्रवात आया था, ठीक है। जिसे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियाँ हुई, बहुत ज़्यादा हानि हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। 260 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज़ी से रफ्तार से कितना घंटा चली? 36 घंटा तक चली, ठीक है। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा ले ये चक्रवात, ठीक है। अनेक औद्योगिक भवन, अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइन पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, ठीक है। यह है चक्रवात से हुई विनाश। बहुत ज़्यादा विनाश हुआ चक्रवात के कारण उड़ीसा में 1999 के दौरान, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आगे है कि 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अपदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के सरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच यह क्षेत्र को प्रभावित किया, मतलब इसको हिट किया आकर। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों को सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी एवं फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्साहन में उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ, मतलब उपजाऊ जो था वो खत्म हो गया, मतलब उसको क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान एवं बांस के बगान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। बहुत सारे जंगल जो थे उस समय लुप्त हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब देखेंगे आर्द्रता, ठीक है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, मतलब उसमें से वाष्प जब होता है, जब पानी जो है वाष्पित होकर उड़ जाता है, तो यह जलवाष्प बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये सब जलवाष्प बन जाते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कोई भी समय हो, जब समय के देखिए फिर से, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जलवाष्प को क्या कहेंगे? की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हमें आर्द्र दिन कहते हैं, मतलब इसको क्या कहेंगे? जो जलवाष्प की वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्द्र दिन कहेंगे। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है, बहुत घनी हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ये जो होता है इसमें वायु में क्या होता है? बहुत ज़्यादा जल के कण पाए जाते हैं। जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है,
कहाँ थे हम लोग, तो आगे चलते हैं। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने के काफ़ी समय लगता है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो वायु है उसमें पहले से ही जल के कण मौजूद होते हैं, इसीलिए कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। अगर आर्द्रता के दिन में हमारे जो शरीर से पसीना आ गया तो आसानी से नहीं सूख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वायु है उसमें पहले से ही वाटर के कण मौजूद होते हैं। हम यह सहज महसूस करते हैं, बहुत इसको महसूस कर लेते हैं। जब वो जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जैसे ही जलवाष्प ऊपर उठने लगता है वायुमंडल से वायुमंडल में, तो क्या होता है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनते हैं। अब जो जलवाष्प है एक जगह जमा होकर और ठंडा होकर जल की बूंद बन जाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जो बादल है इन्हीं जल बूंदों का क्या होता है, एक समूह होता है। बहुत ज़्यादा जमा हो जाने के कारण ऐसा होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण ये क्या करती है, फिर से जमीन की तरफ आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्षा कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चीन छोड़ देते हैं। जो जिसको आप लोग या मैं भी बहुत बार देखा हुआ आकाश में। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान ना हो रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, मतलब सफ़ेद पट्टी के रूप में यह दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्षा कहेंगे। ज़्यादातर मौसम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भूम जल किससे प्राप्त होता है, जो भूम जल किसको कहेंगे, जो पृथ्वी के अंदर वाला जो पानी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूम जल कहेंगे ना। वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जो पौधे जो हैं वो जल की स्टोरेज में सुरक्षा करते हैं, स्टोर करने में सुरक्षा करते हैं जल को पेड़ पौधे। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृति पहाड़ों से नीचे बहता है। जब पहाड़ी इलाकों में पेड़ बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं तो क्या होता है, जो अनावृति पहाड़ों से नीचे जो जल है बहुत ज़्यादा बह जाता है, जब निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। बहुत ज़्यादा बहने के कारण क्या होता है, नीचे जो इलाके होते हैं उनमें बाढ़ के कारण जो संभावना है वो उत्पन्न हो सकती है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, सहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्तीय वर्षा। ठीक है, जो हम लोग चित्र 4.5 में देखने वाले हैं। पहला देखिए, यह है चक्रवर्तीय वर्षा। वायु है, ठंडा गर्म होकर ऊपर जाएगा, गर्म वायु फिर से ठंडा होकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, पहला है पर्वतीय वर्षा। क्या है, देखिए यहाँ पे वायु जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ठंडी होकर नीचे गिर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, भूमजल कहेंगे। फिर से एक क्या होगा, गर्म होगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गर्म होगा फिर ऊपर जाएगा, ठंडा होगा फिर से नीचे आ जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे सहनीय वर्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो वर्षा है पौधे और जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। जो वर्षा है इससे क्या होता है, जो धरातल है उससे ताज़ा जल प्राप्त होता है धरातल को। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती तो बाढ़ आ जाती है। अब कहने का अर्थ है क्या है कि जो जल है, ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा, सूखा पड़ जाता है। और इसकी अगर अलग बात करें, इसके उल्टा क्या होता है, जो जब भी अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ जान लेते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिमीम, वृष्टि तथा ओला होता है। ठीक है, जो वर्षण है इसके दूसरे रूप क्या क्या हैं, हिम, सहिम और वृष्टि तथा ओला होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभकारी हो। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, जो जिसमें हम लोग मैं करवाऊँगा आपसे प्रश्न अभ्यास। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।